Yeah, just a minute. I will begin. अभी तक आए नहीं लोग. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Just a minute. अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो. So let us move ahead now. हमें अब देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स किस तरह से क्लासिफाई किए हैं. अब जैसे हमने फैट्स को क्लासिफाई किया था वैसे ही प्रोटीन्स को भी करना है. बहुत सिंपल पार्ट है ये. सो जस्ट पे अटेंशन. लिखना कुछ नहीं है आपको, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा नोट्स. मैं बताऊंगा क्या लिखना है. राइट डाउन ओनली दोस थिंग्स. As I told you, simple proteins, they are made up of only amino acids. In other words, can I say that upon hydrolysis, simple proteins will give only amino acids? Is that correct? On, Yes, sir. on hydrolysis, that is on breaking down, I get only amino acids in simple proteins. अब जो conjugated proteins है और compound proteins है, where I have it, I have a protein part plus something which is not a protein. So I have non-protein part attached here. ये जो non-protein part होता है, इस non-protein part को कहा जाता है prosthetic group. That is the name given to this non-protein part, prosthetic group. So protein part and a prosthetic group together forms a conjugated protein. So if I hydrolyze or break down a compound protein, what I will get is just amino acids plus will have some non-protein part. कोई ना कोई हर एक प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा. रिमेंबर दिस. समझ में आता है डिफरेंस क्या है? Yes, sir. So in conjugated proteins there is a prosthetic group also attached with your protein part. prosthetic group पे attached होगा. और derived proteins वो है जब मैं इनका डाइजेशन करता हूँ. when proteins are digested, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, इंटरमीडिएट्स ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस. प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के बाद जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स. Now these simple proteins are made up of only amino acids. Now let us go into little bit details of these simple proteins. अब देखो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, मतलब ये कितने बड़े हैं, साइज क्या है इन प्रोटीन्स का, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिस पे बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर दे कैन बी soluble or some of them can also be insoluble in water. So हम कोई एक रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते कि सारे soluble होंगे या सारे insoluble होंगे. Some of them may be soluble, some of them are non-soluble. And based on their structure, अगर मैं उनका स्ट्रक्चर देखूं किस तरह से ये प्रोटीन्स बने हैं, तो मैं दो टाइप्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इनके. एक होता है विच इज टर्म्ड एज फाइब्रस प्रोटीन्स. फाइब्रस क्या लगता है आपको क्या होगा इस प्रोटीन्स में?
logically? Fiber. Fiber like. They are long fiber like proteins. So यहाँ पे मुझे प्रोटीन का फाइबर मिलेगा. Collagen. हाँ, exactly. Like your collagen. ये फाइब्रस प्रोटीन्स जो है इनको स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कहा गया है. The other name of these proteins is scleroproteins. The best examples of such proteins is collagen. The most predominant protein in animal world, in human body, is collagen. The most predominant protein in biosphere is, मालूम है कौन सा है? अच्छा नहीं सॉरी प्रोटीन. हाँ, most predominant protein in biosphere. पूरे बायोस्फीयर का अगर मैं एनालिसिस करूं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो कौन सा प्रोटीन मुझे सबसे प्रिडोमिनेंट मिलता है? रिमेंबर इट इज रूबिस्को. फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है प्रोटीन, रूबिस्को प्रोटीन, वो मैं बाद में लिखूंगा. दैट इज मोस्ट प्रिडोमिनेंट प्रोटीन. सो कोलेजन इज मोस्ट प्रिडोमिनेंट इन. सर पता मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सेल्यूलोज ही है ना? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल्यूलोज है. ओके. प्रोटीन अगर आप देखोगे, प्रोटीन इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो डाउट, लेकिन इट इज एन अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सेल्यूलोज, फॉलोड बाय दैट in the biosphere I will find rubisco, but rubisco is not a polysaccharide. So most predominant protein is rubisco. So you can say that this is predominant protein in animals, collagen. Another example of fibrous protein is elastin. क्या करता है ये elastin? हमने देखा था ये कौन से फाइबर्स बनाता है. ये कोलेजन कौन से फाइबर्स बनाता है, इलास्टिन कौन से फाइबर्स बनाता है? कोलेजन येलो बनाते हैं, इलास्टिन वाइट. कोलेजन कोलेजन वाइट बनाता है, इलास्टिन येलो Yellow. फाइबर्स बनाता है. इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी. आपके कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट है. हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिन or yellow fibers is found in dash connective tissue, ligaments or tendons. क्या सर? लिगामेंट High Ligament. amount of elastin is found in ligaments or tendons. Ligament. लिगामेंट है क्योंकि लिगामेंट दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है. सो जहां पे मूवमेंट होनी है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर इज नेसेसरी. सो लिगामेंट्स में बहुत ज्यादा इलास्टिन होता है. अगर ये आप भूल गए हो, याद नहीं है, तो ये नोट कर लेना चीजें नोटबुक में. आपके सामने टेक्स्ट बुक और नोटबुक होना चाहिए फिजिकल क्लास की तरह. सो राइट डाउन दिस थिंग्स. सब कुछ यहाँ पे लिखना तो पॉसिबल है नहीं. देन अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन is keratin. Keratin is found in Hair. hair, nails, Stratified epithelium के ऊपर. हाँ, feathers of birds. इसमें केराटिन मिलता है हमें. स्ट्रेटिफाइड, वहां पे आपको स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिथेलियम में मिलेगा केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, वहां पे भी केराटिन मिलता है. केराटिन में बहुत ज्यादा सिस्टाइन होता है. सो जो भी नेल का हार्डनेस है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो हेयर को मिलती है, फीदर्स को मिलती है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस्टाइन एज एन अमाइनो एसिड इन केराटिन. कोलेजन में सिस्टाइन नहीं होता, ट्रिप्टोफैन नहीं होता, लेकिन केराटिन में हमें सिस्टाइन मिलता है. सिस्टाइन क्या है? व्हाट इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ सिस्टाइन? इट इज Dipeptide. Amino acid. Amino acid. हाँ, सिस्टाइन इज अमाइनो एसिड, बट व्हिच अमाइनो एसिड? एनी स्पेशलिटी ऑफ दैट अमाइनो एसिड? नॉन एसेंशियल Non-essential. और
Sulfur containing. Sulfur containing amino acid. Sulfur containing. It is sulfur containing amino acid. Non essential तो है लेकिन sulfur containing amino acid है. Remember this. So these are three important examples of fibrous proteins. दूसरा टाइप मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे. Based on their structure, I can identify another type, जिसको कहा गया है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. क्या लगता है आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मतलब क्या होगा? ये है फाइब्रस प्रोटीन, ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन. कौन सा सोल्यूबल होगा वाटर में, क्या लगता है आपको? फाइब्रस सोल्यूबल होगा या ग्लोब्यूलर सोल्यूबल होगा? Globular. Globular. ग्लोब्यूलर इज गोइंग टू बी सोल्यूबल क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाएगा फोल्डिंग से. सो दीज आर इनसोल्यूबल. कोलेजन डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, इलास्टिन नहीं होता, केराटिन नहीं होता. नहीं तो केराटिन डिसॉल्व होता है जब भी हम सर पे पानी डाल लेंगे, पूरे के पूरे बाल डिसॉल्व हो गए. ऐसे नहीं होता. नेल्स डिसॉल्व नहीं होते, फीदर्स रेन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर टिपिकल साइज, शेप. और इसके एग्जाम्पल्स है सबसे इंपॉर्टेंट योर रूबिस्को. रूबिस्को इस तरह से लिखा जाता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ये इसका लॉन्ग फॉर्म है. राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कुछ लोग उसको डाइफॉस्फेट कहते हैं. सर आपने एक बार बताया था भाई. हाँ, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, एग्जैक्टली. कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. This is the most predominant protein. Most predominant in biosphere. पूरे बायोस्फीयर में मुझे ये सबसे ज्यादा मिलेगा. Remember this. Maximum amount of this protein is found in the biosphere. सारे living organisms में अगर मैं consider करूं तो this Rubisco is going to be present in very high amount. So let me draw it here. Rubisco is most predominant. ये पहला example हुआ. Another example of globule, there are many examples, मैं सारे नहीं लिखूंगा. Another example is albumin. This is the most soluble protein. सबसे ज्यादा soluble ये है albumin. Then insulin is also a type of simple protein, globular protein. So these are some examples of globular proteins. We can go on listing them. For example, globin of hemoglobin, histone in DNA, protamines in the nucleus of a sperm, prolamines in maize, glutelins in wheat, oraisin in rice, ordin in barley, lectins. They are also ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. लेक्टिन्स का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ. लेक्टिन कहाँ पे देखा था हमने? देखा था क्या कहीं पे? सुना हुआ लग रहा है. लेसिथिन देखा. नहीं, लेसिथिन था. लेक्टिन लिखा है कभी या नहीं लिखा? लेसिथिन तो सुना है आपने. यस, लेक्टिन कहीं पे सुना है या नहीं? लगता है कभी सुना हुआ ऐसा है. सुना है आप पर याद नहीं सर. हाँ, बताता हूँ मैं कहाँ पे होगा. आप खोलो पेज नंबर 146. देखो पेज नंबर 146.
वहां पे लेफ्ट साइड में एक टेबल है, देखो शायद टेबल नंबर 9.3 होगा, दिया है क्या? Yes, Yes, sir. sir. वहां पे दिया है कुछ लेक्टिन के सर बारे में? कौन के लिए कौन के भी दूं? हाँ, लेक्टिन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। क्या है ये, क्या करते हैं ये? लेक्टिन्स क्या करते हैं, रोल क्या है लेक्टिन्स का? हर एक पॉइंट हमने लिखा था, बाड़ेर में फिजिकल लेक्चर हुआ था ये, आरजीए के और पीएस के बच्चे, एफसी के बच्चे इस लेक्चर में ऑनलाइन बैठे थे। कार्बोहाइड्रेट्स बाइंड करता है। हाँ, लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। रिमेंबर दिस। बेस्ट एग्जांपल इज जो एनसीईआरटी में दिया है, कौन के भी दूं? concavalin A. These are some of the globular proteins. Remember this. So this is one type of proteins based on their chemical structure. Simple proteins. जहाँ पे सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही है और कुछ नहीं है, एक ही टाइप का मोनोमर होगा, रिपीटिंग मोनोमर, सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग मोनोमर. So we can say that simple proteins are monomeric. Can I call them as homopolymer? क्या मैं होमोपॉलीमर टर्म यूज कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपल प्रोटीन्स के लिए? यस सर। यस सर। पक्का? मतलब मेरे पास जो 20 अमाइनो एसिड्स है अलग अलग टाइप के, उसमें से एक ही अमाइनो एसिड रिपीट होगा क्या चेन में? देन इट विल बी होमोपॉलीमर. यस सर। नन ऑफ द प्रोटीन्स इज होमोपॉलीमर. प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स, हमने कल लिखा है. सो रादर देन कॉलिंग इट एज होमोपॉलीमर, I can use the term monomeric proteins for simple proteins, which means that it is only one type of monomer present here, that is only amino acids, और कुछ नहीं होता यहाँ पे. सर हाँ बोलो. ये जो एल्ब्यूमिन है ये वही वाला है क्या जो यूरिन में मिलता है? हाँ, I mean, कभी-कभी यस, यूरिन में मिलता है, एग में मिलता है. आपके एग व्हाइट में अल्ब्यूमिन है, हमारे प्लाज्मा में अल्ब्यूमिन है. नहीं, ऐसा कुछ डिजीज है ना जिसमें बहुत हाँ. ज्यादा प्रोटीन? हाँ हाँ, एक्सक्रीट होता है यूरिन में, उसको अल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है. Albumin urea, which indicates the dysfunctioning of kidney. Kidney dysfunction indicate करता है ये. अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा है यूरिन में, the condition is known as albumin urea. जैसे ग्लाइकोस यूरिया है ना, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स are more in the blood, in the urine, which can be detected by DASH test. कौन से टेस्ट से डिटेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट इन द यूरिन? Benedict. बेनेडिक्ट टेस्ट. और हमने देखा था कि बेनेडिक्ट टेस्ट में अलग अलग टाइप के कलर्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर. रेड कलर, ब्लू कलर. So we can get different types of colors like green, yellow, orange, red, 0.51, 1.5, 2%. इस तरह से हमें कलर्स मिलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट से. So that is ग्लाइकोस्यूरिया. जब प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में, then it is called as albumin urea. इसका रीजन हम देखेंगे बाद में कि क्यों प्रोटीन आता है एक्चुअली यूरिन में. So these are simple proteins. अब दूसरा टाइप है which are termed as conjugated proteins. Now these conjugated proteins are very important. इसके बहुत सारे types हैं. I will write down here around 6 different types which are very easy to remember. Logical है ये. Literally they are logical types to remember. जितना आप उसको difficult समझोगे उतना ये चीज difficult होता जाने वाला है, complex होता जाएगा. So it is not at all complex. Just you have to remember the components. फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है ये. अब यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होने वाला है, नॉन प्रोटीन पार्ट होने वाला है. नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं कहता हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, आप मुझे बताओ प्रोस्थेटिक पार्ट कौन सा हो. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी. पहला मैं लिखता हूँ टाइप ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लिसरॉल. क्या?
ग्लिसरॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोस्थेटिक पार्ट क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा यहाँ पे, नॉट ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोस Carbohydrates. मीन्स carbohydrate. So what are glycoproteins? Glycoproteins are proteins plus carbohydrate. Many hormones are glycoproteins, like your follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, they are glycoproteins. Then हमारे ब्लड में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स ऑफ ब्लड, they are also glycoproteins. सलाइवा में एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है म्यूसिन। सुना है इसके बारे में, म्यूसिन के बारे में? यस सर, Yes, sir. म्यूसिन इन सलाइवा। अगर मैं सलाइवा से या किसी भी विस्कस सब्सटेंस से, म्यूकस से म्यूसिन निकाल दूं तो जो रह जाता है उसको क्या कहा जाता है? सीरियस Serous सीरियस fluid. फ्लूइड, Serous fluid, correct. So mucin in saliva is also a type of glycoprotein. Glycoproteins मुझे बहुत मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल में भी मिलते हैं। आरबीसी के जो एंटीजेन्स है, कल भी मैंने बताया था आपको, आरबीसी एंटीजेन्स, जब हमने डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, तब भी हमने लिखा था जो ब्लड ग्रुप्स बनते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें होते हैं आपके यही ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मैं इरेज करूंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझो ये आरबीसी है मेरा, 3 अलग अलग लोगों के आरबीसी लिए मैंने। ह्यूमंस आर मैमल्स, सो देयर आरबीसीज आर बाइकॉन्केव, मैंने बाइकॉन्केव आरबीसीज बनाए। इनके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, ऑन द आउटर पार्ट, जो रेड बनाया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके आउटर पार्ट में मुझे कुछ चेन्स मिलते हैं इस तरह से। सो जो मैंने व्हाइट में बनाया है वो ए ग्लाइकोप्रोटीन है। कुछ आरबीसीज के ऊपर मुझे बी ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, उसको बी कहा गया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है इसका। और जो ए बी ग्रुप है, यहाँ पे वी गेट बोथ इन इक्वल नंबर, 50-50%। सो ये हुआ आपका ए बी ग्रुप। सो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर क्या होगा? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं। ओ मीन्स नथिंग। ओ एक्चुअली इज 0। ओ का एक्चुअल मतलब होता है 0। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। भाई मुझे बताओ, फर्स्ट लेक्चर में कौन नहीं था अभी जो है उनमें से? who was not present for the first lecture? Tell me, raise your hands. Okay, Mayuri was not there and 7 people were not there, I know. और कौन नहीं था? मीनाक्षी was not there। और कौन नहीं था बताओ? raise your hands। 2 ही लोग नहीं थे, बाकी सब थे। मुझे तो कुछ 28 या 30 पीपल ही दिखे थे सुबह। वर्षा was not there, okay। और बताओ कौन नहीं था? और who was absent? और क्यों मयूरी, why you were not there in the morning? What happened? मयूरी, मीनाक्षी, वर्षा, क्या हुआ? Why were you not there? कुछ तो रीजन होगा, बताओ भाई, क्यों नहीं थे आप? क्या हुआ? सुबह देर से उठे?
नेट नहीं था, भूल गए, मैसेज ही नहीं देखा, ऐसे मत करो। अटेंड द लेक्चर्स, दैट विल हेल्प यू। सो ओ ब्लड ग्रुप जो होगा, उस ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर मुझे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं मिलेगा, रिमेंबर दिस। तो ये जो सरफेस के ऊपर होते हैं उन्हें कहा जाता है सरफेस एंटीजेंस, क्योंकि ये सरफेस पे है आरबीसी के, hence they are termed as surface antigens, they are glycoproteins. So यहाँ पे प्रोस्थेटिक पार्ट होगा मेरा, कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक पार्ट इज Carbohydrate. Carbohydrates. carbohydrates. Prosthetic part is going to be carbohydrate. Then second type of proteins, आप बताओगे मुझे क्या क्या होगा यहाँ पे? लाइपोप्रोटीन्स, Lipids plus proteins. Yes, I will find protein plus lipid attached to it. So proteins and lipids together, they are lipoproteins. Just a minute. Yeah, lipids and proteins together, they are termed as lipoproteins. तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक पार्ट होगा मेरा लिपिड, नॉन प्रोटीन पार्ट इज प्रोस्थेटिक पार्ट। अब लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पे मिलते हैं मुझे? अगेन आई गेट मेनी लाइपोप्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ब्लड में बहुत सारे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना ब्लड में, इट गेट्स एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स एंड इट फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड एज एलडीएल। सुना है क्या इसके बारे में? एलडीएल, एचडीएल सुना है कभी? आपका जो किसी पेशेंट का अगर आप ब्लड चेकिंग के लिए दोगे, लिपिड प्रोफाइल करना है, तो उसमें ये आता है एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है। एलडीएल, कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. एलडीएल जो होता है उसको कहा जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। रिमेंबर ये जो लाइपोप्रोटीन होता है, दिस इज बैड फॉर हेल्थ। उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा गया है केमिकल क्लिनिकल लैंग्वेज में। एंड एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL, and this is regarded as good cholesterol. HDL is good cholesterol. HDL अच्छा होता है। LDL can lead to different diseases. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन्स है, LDL में लाइपोप्रोटीन्स है, HDL में लाइपोप्रोटीन्स है। अब आपको LDL HDL विजुअलाइज करना है तो ये इस तरह से होगा। ये देखो, ये है सारे लिपिड्स, और लिपिड्स के अराउंड आपके प्रोटीन्स का एक लेयर बन जाता है। इसका डेंसिटी अगर लो है तो आई कॉल इट एज LDL, and if its density, size, molecular weight is more with some different proteins attached here, then I simply call this as HDL. और एक बड़ा पार्टिकल बनता है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इन इंटेस्टाइन, we again get a larger structure which is neither LDL nor HDL. कुछ चीजें हैं जो लिख लेना आप। सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम्स। मैं ये इरेज करूंगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे इतनी। बोर्ड अच्छा होता है पढ़ाने के लिए, व्हाटएवर। तो ये जो बड़ा साइज का लाइपोप्रोटीन बना है, ये बनता है जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। आई एम सॉरी, लिपिड का जब डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, लिपिड डाइजेशन के टाइम ये बनता है। इसको कहा गया है काइलोमाइक्रॉन्स। ये हम डाइजेशन में और एक बार देखेंगे। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ लिपिड्स काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म। अब देखो, लिपिड तो सोल्यूबल नहीं होता ब्लड में,
सो इन एलडीएल एचडीएल काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर जो भी लिपिड्स है वो सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उनको प्रोटीन का लेयर बना दिया साइड से, प्रोटीन इज सोल्यूबल। सो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल बन जाता है एंड इट कैन बी कैरिड वेरी इजीली थ्रू द ब्लड। सो ऑल these three types, LDL, HDL and chylomicrons, these are examples of conjugated or compound proteins, lipoproteins. chylomicrons के लिए क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे ब्रैकेट में, बताओ? What will you write for chylomicrons? क्या लिखा आपने? लाइपोप्रोटीन nothing. हाँ, लाइपोप्रोटीन, और लिखा क्या? Lipids are not soluble. नहीं, काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर या फिर डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे? अभी बताया ना मैंने, कहाँ पे फॉर्म होता है ये? व्हेन इट इज फॉर्म ड्यूरिंग Digestion. हाँ, Digestion. फॉर्म ड्यूरिंग लिपिड डाइजेशन। इन इंटेस्टाइन लिपिड डाइजेशन के टाइम ये बनेगा। इसको कहा जाता है काइलोमाइक्रॉन। इट्स अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये दूसरा टाइप है। थर्ड टाइप, they are termed as न्यूक्लियोप्रोटीन्स। बताओ क्या क्या होगा यहाँ पे? प्रोटीन तो होने ही वाला है, प्रोस्थेटिक पार्ट क्या होगा? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड. हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए हो सकता है या आरएनए हो acid. सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी डीएनए और आरएनए। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल्स? हाँ बोलो। सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या? प्रोटीन प्लस कार्बो मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म किया है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, एंड ये एफएसएच क्या है? FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH है आपका एक हार्मोन जो फ्लैट पिग है ना पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये देखो FSH LH। तो FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH होता है उसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके रूल्स हम बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन these are two hormones released from pituitary, they are glycoproteins. ओके। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा मेरा न्यूक्लिक एसिड्स। एग्जांपल्स? Histones. Exactly, very good. Histones. Histones are present in eukaryotes, and where eukaryotes Absent में in और archaebacteria. हाँ, in archaebacteria, very good. और बताओ। Polyamines. क्या? Polyamines. नहीं नहीं नहीं, polyamines नहीं। Polyamines are not proteins, they are very small, you can say chains of amino acids. So उनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं कह सकते। मैं हिंट देता हूं आपको, अभी हिंट दिया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है सेल का? Ribosome. Ribosome. इज राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन? Yes. Yes, sir. Protein plus RNA. व्हाई? Protein plus mRNA. mRNA है RNA. क्या यहाँ पे? आरआरएनए। RNA. हाँ, Ribosome. RRNA Ribosomal RNA. proteins,
राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। सो हमने लिखा भी है, देखो राइबोसोम्स में दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, हमने उनको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहा था, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स राइबोसोम्स, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब आपका डीएनए जो है वो एसिडिक है, हिस्टोन को डीएनए से बाइंड करना है, तो हिस्टोन एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए? हिस्टोन Basic. हैज टू बी बेसिक। अगर बेसिक है तो ही वो जाके एसिडिक से बाइंड होगा, अगर एसिडिक होगा तो वो रिपेल करेगा डीएनए को। बेसिक। तो मुझे बताओ, अगर हिस्टोन बेसिक है तो उसमें कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइक 3 टाइप्स देखे थे हमने बेसिक अमीनो एसिड्स के। Histamine. हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, 3 देखे थे, उसमें से अर्जिनिन and lysine, they are found in very large amounts in your histones. They are rich in arginine and lysine. Histidine comparatively कम होता है, बहुत ज्यादा अर्जिनिन लाइसिन मिलता है यहाँ। सर हाँ बोलो। सर वो सिंपल प्रोटीन्स में सिस्टीन लिखा है, तो वो किस में है, केराटिन में है या ग्लोबुलर प्रोटीन्स में है? केराटिन में है, सिस्टीन इज प्रेजेंट इन केराटिन। ओके, एंड ये एल्बुमिन का क्या पॉइंट था नीचे? किसका? ये एल्ब्यूमिन मोस्ट सोल्यूबल। अल्ब्यूमिन इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। सबसे ज्यादा सोल्यूबल प्रोटीन अल्ब्यूमिन है, हमारे सीरम में भी होता है, सीरम अल्ब्यूमिन, एग अल्ब्यूमिन, इट इज सोल्यूबल। ओके, और हमने अल्ब्यूमिन का मैंने एक आपको पॉइंट भी बताया था ना, अल्ब्यूमिन जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? अल्ब्यूमिन जब आप हीट करोगे, मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने फाउंडेशन के बच्चों को बताया था, मुंबई बैच के। एक ऑमलेट बनाते हो तो एक व्हाइट का क्या होता है, लिक्विड ही रहता है या सॉलिड बन जाता है वो हीट करने के बाद? सॉलिड। Solid. सॉलिड। सॉलिड बनते हैं ना। एक ऑमलेट आपने एक फोड़ा और फ्राई पैन के ऊपर उसको डाल दिया, तो बीच वाला येलो पार्ट वैसे ही रहता है, हाफ फ्राई करोगे आप ऑमलेट को तो, और बाकी जो साइड में आता है व्हाइट कलर का, वो शुरू में कलरलेस होता है, बाद में व्हाइट हो जाता है, अल्ब्यूमिन। सो हीटिंग के बाद ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ये जनरली दे गेट कोएगुलेटेड। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोएगुलेशन, बट दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। Okay, so histones and ribosomes, they are examples, best examples of nucleoproteins. Then another example, another type rather of conjugated proteins is phosphoprotein. बताओ क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। प्रोटीन प्लस फॉस्फेट। हाँ, proteins plus phosphorus. प्रोस्थेटिक पार्ट क्या है? फॉस्फोरस। My phosphorus is a prosthetic part. Best example of phosphoprotein is केसीन। कहाँ पे मिलता है ये केसीन? Casein is found in that substance in which lactose is also found. Lactose कहाँ पे मिलता है? Milk. मिल्क शुगर। Lactose is milk sugar. Casein is milk protein. ये फॉस्फोप्रोटीन है। Then fifth type, मुझे 6 टाइप बताने हैं, अब मैं ये इरेज करता हूं। आपको सारे स्लाइड में मिलके पूरा चार्ट मिलेगा। इन योर कंसेप्ट नोटबुक दिस चार्ट शुड गो। देखो रेगुलर करना, ये रिवीजन कंसेप्ट नोटबुक में क्या ऐड करना है। बाद में अगर आप सोचोगे
कि नहीं कल कुछ नहीं है, मैं कल कर दूंगा या कर दूंगी, तो नहीं होने वाला ये, इट विल नेवर हैपन. सो डोंट डू दैट, डू इट ऑन अ डेली बेसिस. जो जो हम रोज कर रहे हैं वो रोज का रोज कॉपी करना है. डोंट कीप इट पेंडिंग. जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट इट हियर. ये हो गया आपको फॉस्फोप्रोटीन. फिफ्थ टाइप, fifth type of conjugated proteins. They are called as metalloproteins. क्या होगा बताओ? प्रोटीन प्लस प्रोटीन, और क्या होगा इसमें? मेलानिन नहीं, मेटालोप्रोटीन है ना, तो क्या होगा प्रोटीन के साथ? मेटल मेटल. एग्जैक्टली, प्रोटीन प्लस मेटल. एनी मेटालिक कंपोनेंट कैन बी देयर. सो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप को मैंने ग्रीन स्टार किया है. सो प्रोटीन विथ मेटल आयंस आर मेटालोप्रोटीन्स. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना ये एग्जांपल हमें नेक्स्ट चैप्टर में, डाइजेशन के बाद हम ब्रीदिंग करेंगे तो वहां पे लगने वाला है. ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज करके एक एंजाइम है, हमारे बॉडी में होता है ये बहुत ज्यादा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. यहाँ पे आपका मेटल कंपोनेंट है जिंक. कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम. सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम है ये. ये करता क्या है? ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. ये CA मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये शॉर्ट फॉर्म है. C फॉर कार्बोनिक, A फॉर अनहाइड्रेज. CO2 प्लस H2O को कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है और उसको फिर से ब्रेक डाउन भी करता है ये H2O CO2 में. दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय कार्बोनिक अनहाइड्रेज. फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है ये. नोट डाउन दिस पॉइंट. फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम is carbonic anhydrase. Can you give me any other example of metalloprotein other than this? हीमोग्लोबिन, Hemoglobin, exactly. क्या है hemoglobin में? आयन, ions, हाँ, there is a iron called as heme iron. That is nothing but organic iron. Inorganic iron नहीं होता, organic iron होता है. That is called as heme iron. अब ये थोड़ा अलग होता है ऑर्गेनिक आयरन. आपका इनऑर्गेनिक आयरन विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन का आयन, कोई ना कोई आयरन का Fe2 प्लस Fe3 प्लस ऐसा कोई आयन होगा. लेकिन इनऑर्गेनिक आयरन की तरह नहीं होता ये ऑर्गेनिक आयरन. ये ड्रॉ मत करना स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक दिखाता हूँ कि इनऑर्गेनिक आयरन होता कैसे है. Don't draw this, it is not expected, not required. इस तरह से 4 मुझे रिंग्स मिलते हैं. ये हम क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे when we look at photosynthesis. यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और बीच में होता है आयरन. इस तरह से इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोर्फायरिन हेड. पोर्फायरिन हेड. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है हीम आयरन. सो हीम आयरन इज नथिंग बट पोर्फायरिन हेड विद आयरन लोकेटेड इन द सेंटर. ये रेड कलर का होता है. अगर मैं ये आयरन निकाल दूं सेंटर से और यहाँ पे लगा देता हूं मैं Mg, और यहाँ पे एक
लॉन्ग टेल लगा देता हूँ हाइड्रोकार्बन की, तो ये बन जाता है क्लोरोफिल. So chlorophyll and hemoglobin are very similar with little changes in them. So hemoglobin में हीम आयरन में मुझे इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा. Porphyrin head, organic form of iron. Inorganic iron मतलब सिर्फ Fe, Fe3 plus, Fe2 plus is inorganic iron. मुझे यहाँ पे organic iron मिल रहा है, मतलब हीम आयरन मिल रहा है. So hemoglobin is an example of your metalloprotein, which is red in color. Any other example that you can give me? Metalloprotein का. इंसुलिन एक है. इंसुलिन में जिंक होता है. इंसुलिन मालूम है क्या है? यस सर. क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम हार्मोन। हाँ, पैंक्रेटिक हार्मोन है. और इनुलिन क्या है फिर? इनुलिन क्या है? सुना है क्या इनुलिन? यस सर. क्या है इनुलिन, बताओ. पॉलीमर है पॉलीमर, इसका? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का, करेक्ट. सो कैन आई कॉल इट एज अ फ्रुक्टन? फ्रुक्टन कह सकता हूँ क्या उसको मैं? यस सर. हाँ, आई कैन कॉल इट एज फ्रुक्टन. ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लूकन, फ्रुक्टोज का पॉलीमर फ्रुक्टन, मैनोज का पॉलीमर मैनन, कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर ग्लाइकन, पॉलीसैकेराइड्स. सो इंसुलिन में मुझे जिंक मिलता है. और एक एग्जांपल आपको पता है, एक ऑर्गेनेल होता है हमारे सेल्स में, कुछ इस तरह से होता है. उसका इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होता है, हाईली फोल्डेड. साइटोक्रोम, एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो क्रिस्टी के ऊपर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है, जिनको हम कहते हैं साइटोक्रोम. इसमें भी आयरन है, Fe. बट यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयरन होता है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस वाला आयरन साइटोक्रोम में. इनऑर्गेनिक आयरन, इसलिए मैंने Fe लिखा, हीम नहीं लिखा. So these are some examples of metalloproteins, जहाँ पे metal is a prosthetic group. And last type of conjugated or compound proteins, they are termed as chromoproteins. क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या? हाँ बोलो. क्रोमोसोम. नहीं, बोलो बोलो, किसको डाउट है? सर मायोग्लोबिन क्या होता है? Myoglobin is very similar to hemoglobin. It also has ऑक्सीजन iron. स्टोर करते हैं ना. Yes, and you can write that. Myoglobin भी आप लिख सकते हो. Good point. Myoglobin, तो वो भी आएगा ना? वो भी यहाँ पे आएगा आपके मेटेलोप्रोटीन में. यहाँ पे भी आयरन है, हीम आयरन है यहाँ पे भी. ये आपके मसल्स में होता है. ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन इन मसल्स is termed as myoglobin. It has iron as a prosthetic group. Again, तो बताओ क्रोमोप्रोटीन में क्या आएगा? प्रोटीन प्लस पिगमेंटेड. हाँ, क्रोमो मीन्स कलर. क्रोमेटिन. क्रोमो मीन्स कलर. यहाँ पे क्रोमो का मीनिंग लेना है हमें कलर. क्रोमोप्रोटीन, कलर्ड प्रोटीन्स. तो यहाँ पे प्रोटीन होगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप विल बी कलर्ड. कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ. ये बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद ऐसे कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं जो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं अभी. ऑल क्रोमोप्रोटीन्स आर मेटेलोप्रोटीन्स. ऑल क्रोमोप्रोटीन्स आर मेटेलोप्रोटीन्स. मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मेटल आयन होगा जो इसको कलर देगा. सो कैन आई राइट hemoglobin as a chromoprotein also? Yes, sir. यस सर. Because it has iron as a prosthetic group and this gives red color. अगर कलर मिलता है
क्रोमोप्रोटीन है। इवन आई कैन राइट साइटोक्रोम, इफ यू रिमेम्बर हमने ये भी देखा था, साइटोक्रोम ऑल्सो हैज आयरन एंड इट ऑल्सो अपीयर्स रेड इन कलर। रेड मसल फाइबर्स में होता है ना साइटोक्रोम, बहुत ज्यादा होता है। रेड मसल्स, व्हाइट मसल्स याद है? Yes, sir. Yes, sir. Then I can write chlorophyll as a chromoprotein. क्या है यहाँ पे? कौन सा आयन है और कौन सा कलर है? अभी Color बताया green. मैंगनीज, आई एम सॉरी, मैग्नीशियम एंड ग्रीन कलर। I can write an another blood pigment which is blue in color, presence of copper. उस ब्लड पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉपर कंटेनिंग। Cyanin. हाँ, हीमोसायनिन सुना है कभी? Yes, sir. अगर नहीं सुना है तो एक बार एनिमल किंगडम रिवाइज कर लेना। हीमोसायनिन, it has copper and it is blue in color. Hemoglobin is red and hemocyanin is blue in color due to presence of copper. आर्थ्रोपोड्स में होता है ना? ऑर्थ्रोपोड्स में, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में, मेनली हमें मोलस्का में मिलेगा हीमोसायनिन। कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में होता है, मोलस्का में होता है। ब्लू कलर, जहां जहां पे आपको ब्लू कलर ब्लड मिलेगा ना, वहां पे हीमोसायनिन होता है। कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में भी है। These are called as chromoproteins, मतलब colored prosthetic group which is a metal ion and it imparts color. ये है आपके conjugated proteins और compound proteins. Any doubt? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. अगर डाउट नहीं है तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप आर द प्रोटीन्स व्हिच आर टर्म्ड एज डिराइव्ड प्रोटीन्स। अबे डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं देखो, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, जस्ट डिराइव्ड प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। मतलब मेरे प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो ये प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मुझे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको मैं कहता हूँ डिराइव्ड प्रोटीन। मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या होगा? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज डैश। सबसे एंड में प्रोटीन जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा कंप्लीट डाइजेशन के बाद? पढ़ा हुआ है आपने ये? अमीनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, बिकॉज प्रोटीन्स आर नथिंग बट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो जब पूरी तरह से डाइजेशन हो जाए मेरे प्रोटीन का तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको मैं कहता हूँ अमाइनो एसिड्स। सो दे विल बी फॉर्म्ड अपॉन कंप्लीट डाइजेशन। सो अगर मैं प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर दूं, हाइड्रोलिसिस शुरू कर दूं, तो आई विल फाइंड सर्टेन सब्सटेंसेस इन बिटवीन, मुझे कुछ ना कुछ बीच में मिलेगा। एंड फाइनली एट द एंड आई विल गेट द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। एंड में मुझे ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मिलेगा जब पूरी तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए तब। सो स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का एंड एट द एंड I get amino acids. We have labeled amino acids as repeating unit. So amino acid is not a derived protein. और ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये प्रोटीन, ये तो it can be a simple protein or it can be a conjugated protein, anything. And this is the end product of digestion. What I want? Intermediates. मतलब ये मेरे derived proteins है। So जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो पहले बड़ा प्रोटीन है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। देखो, समझो ये एक लॉन्ग प्रोटीन है, इसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। इन फ्रैगमेंट्स को मैं कहता हूँ प्रोटीओजेस। प्रोटीओज, प्रोटीएज नहीं, प्रोटीएज एंजाइम हो जाएगा, प्रोटीओजेस। इसके और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्टिल स्मॉलर। इसको मैं कहता हूं पेप्टोन्स।
they are still broken down into smaller fragments. We call them as polypeptides. And finally, polypeptides are broken down into individual amino acids. So ये सारे amino acids हैं आपके. So these three, proteoses, then your peptones and polypeptides, we can call them as derived proteins. ये प्रोटीन के डाइजेशन के टाइम बने हुए सब्सटेंसेस हैं, hence they are called as derived proteins. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. So proteoses, peptones and polypeptides are derived proteins. Remember this. तो ये पूरा जो चार्ट है, यहां से लेकर simple proteins, conjugated proteins and derived proteins, this should go in your textbook. ये डबल हुआ क्या? लेक्टिन नहीं, 1 2 3 4, हाँ ये सिंपल प्रोटीन से, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स लिखे हैं, ठीक है. एंड दिस शुड गो इन योर कंसेप्ट नोटबुक. ये चार्ट बनना है अच्छे से, बड़े पेपर पे 2 पेजेस एक साथ यूज कर लो नोटबुक की. अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज प्रोटीन का लास्ट पार्ट फ्रॉम द प्रोटीन. उसके बाद फंक्शंस और कुछ टेस्ट देखने हैं हमें ब्रीफली. So now we have to look at structure of proteins. This part is very important. ये एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है डायग्राम्स के साथ. So give your next title in your notebook. कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे. Structure of proteins. बेसिकली प्रोटीन क्या है बताओ मुझे. बेसिकली अगर मैं प्रोटीन देखूं केमिकली, व्हाट इट इज. Is it a monomer? Is it a polymer? क्या ये? Polymer of amino acid. Yes, it is a polymer of amino acids. So many amino acids are ultimately linked together. So कोई भी प्रोटीन अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक टाइप और एक लेवल स्ट्रक्चर का मिलने ही वाला है, जहां पे मुझे सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे. अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर एंड देन फर्दर देयर इज चेंज इन द स्ट्रक्चर. अब होता क्या है देखो, जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है तो पहले मुझे मिलता है एक चेन ऑफ अमीनो एसिड. सो लेट अस इमेजिन कि दिस इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. मेनी अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर हियर. बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे लिंक्ड है टुगेदर. सो दिस डॉट्स आर अमीनो एसिड्स. So many such amino acids are linked together. ये एक लेवल है स्ट्रक्चर का, फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर. अब इसके बाद अगर प्रोटीन को कुछ ऑर्गेनाइज होना है, और ज्यादा ऑर्गेनाइज होना है, तो यही प्रोटीन कुछ कॉइल्स बना सकता है इस तरह से या फिर इस तरह से. कॉइलिंग होता है उसमें, चेन्स का, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का कॉइलिंग होता है. और व्हाट आई कैन फाइंड इज पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती है इस तरह से. हेलिक्स की जगह पे व्हाट आई विल फाइंड इज समथिंग इन दिस मैनर, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. जैसे साड़ी के फोल्ड्स होते हैं ना, फोल्ड्स ऑफ अ साड़ी, ड्रेपरी के जो फोल्ड्स होते हैं उसकी तरह ये फोल्ड्स रहेंगे एक दूसरे के ऊपर. बुक का पेपर्स जो होते हैं, एक पेपर उसके ऊपर दूसरा पेपर, उसके ऊपर तीसरा पेपर,
उसी तरह से एक फोल्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, उसके ऊपर दूसरा फोल्ड, उसके ऊपर तीसरा फोल्ड, इस तरह से। सो एक स्ट्रक्चर मुझे मिला जिसमें मुझे मिला स्ट्रेट चेन, दूसरा स्ट्रक्चर मुझे मिला जहां पे मुझे मिला कॉइल और शीट्स ऑफ प्रोटीन्स। कॉइल मिला नहीं तो शीट मिला। अब यही कॉइल्ड वाला या शीट वाला प्रोटीन जो है वो फर्दर फोल्ड होता है उसके ही ऊपर, अगेन फोल्डिंग टेक्स प्लेस। सो ये जो कॉइल्ड प्रोटीन है वो इस तरह से फोल्ड हो जाता है। प्लेट्स भी फोल्ड हो सकते हैं इस तरह से, एंड अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस इज फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है आपके हॉलो वुलन बॉल की तरह। जो वुलन का बॉल होता है उसकी तरह ये स्ट्रक्चर दिखता है हमें, हॉलो बॉल की तरह, लेकिन फोल्डेड है। ये फोल्डेड इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, और आई विल राइट दिस एज a hollow woolen ball like structure hollow woolen ball like folded three-dimensional structure। समझ में आती है कि बात यहां तक क्या चल रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको? सबका ध्यान है मेरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. What about other students? Should I repeat anything? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जैसे मैंने कल क्लास में बताया, देखो आप जब क्लास में बैठे हो आपका 100% अटेंशन होना चाहिए क्या चल रहा है उस तरफ। एक मीम है ऑनलाइन, बहुत है इस तरह से, बहुत फेमस है ये मीम। If you lose your attention for 2 minutes, you are discussing a simple part, you lose your attention for 2 minutes and suddenly you are talking about quantum physics, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, समझ में कुछ नहीं आता, उस तरह से होता है। सो पे अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन चाहिए बस, ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है। सो जब कॉइल्स या शीट्स अपने आप के ऊपर फोल्ड होते हैं तो स्ट्रक्चर को कहा जाता है हॉलो वुलन बॉल लाइक फोल्डेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और एक लेवल है, ऐसे बहुत सारे वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक बनाया मैंने, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड अलग कलर में है, मतलब ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, वो आके यहाँ पे इसने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर लिया। ये तीसरा वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है हॉलो, एंड दिस इज फोर्थ 3-dimensional structure. Many of them have come together to form a single protein. ये सब मिलके एक प्रोटीन बना है। So I can call this structure as a multi-unit protein. बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट्स एक साथ आके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। This is the structure of protein. यही है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इस तरह से मिलता है मुझे प्रोटीन। We can have coils, sheets, hollow woolen ball-like structure, or a multi-unit protein. Any doubt up to this point? No, sir. So what to call them? इनको कुछ ना कुछ नाम तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है हमने देखा, लेकिन कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। सिंपल नेम्स आर गिवन। जो स्ट्रक्चर हमें हमेशा हर एक प्रोटीन में मिलेगा, कोई भी प्रोटीन हो इस फॉर्म में तो होगा ही, इसलिए इसको कहा गया है
primary structure of a protein. Primary structure, STR is short for structure, primary structure. जो कॉइल और शीट्स है उनको कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जहां पे शीट्स एंड कॉइल्स fold on themselves and form a hollow woolen ball like 3-dimensional structure. हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो बताओ मल्टीयूनिट को क्या कहोगे लॉजिकली? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? Quaternary. Yes, quaternary structure. So simple. ये 4 लेवल्स है प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन के, और हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है प्रोटीन का। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मैंने बेसिक डिफरेंस तो आपको बता दिया, यही कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट इटसेल्फ। अगर मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो अब मैं क्या क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, कुछ पॉइंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, एक्सेट्रा। तो मुझे बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैन आई से दैट इट इज merely a structure which gives me information about the position of amino acids. It gives me sequence of amino acids only. बाकी कुछ information मुझे इस स्ट्रक्चर से नहीं मिलती। Is this statement correct? मुझे सिर्फ पोजीशन पता चलती है अमीनो एसिड की। ग्लाइसिन कहाँ पे है? ओके, ग्लाइसिन, suppose for example glycine is an amino acid which is present here, so I will say that glycine is 7th amino acid, methionine is 1st amino acid, proline is 4th amino acid. I get information about the position of amino acids in a polypeptide chain. Yes or no? Yes. Yes. और कुछ इंफॉर्मेशन मुझे इस स्ट्रक्चर से नहीं मिलती। I won't get any other information. So ये जो प्राइमरी लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, it is nothing but order or sequence of amino acids in a protein or polypeptide. जैसे जैसे मेरा सीक्वेंस बदलेगा, टाइप ऑफ प्रोटीन बदलेगा। So we can say that primary structure is the one which determines the diversity of proteins. It determines the diversity of proteins. मतलब बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स है। Proteins are most diverse organic compounds, most diverse organic chemicals. क्यों? क्योंकि I have 20 different amino acids which can be arranged in several permutations and combinations. बहुत अलग अलग सीक्वेंस में लगाए जा सकते हैं। जैसे A to Z इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स है, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म। सिमिलरली 20 amino acids can be arranged in indefinite permutations and combinations. So जो भी डाइवर्सिटी है प्रोटीन की is due to sequence of amino acids in a polypeptide chain. ध्यान देना, I repeat the point. The diversity of proteins is due to indefinite permutations and combinations of amino acids in a polypeptide chain. So primary structure will determine the diversity. And which type of information I get from such type of protein, such type of structure? I get only information about position of amino acid. मुझे सिर्फ पोजिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है यहाँ पे, like which is first amino acid,
which is second amino acid, etc. Second कौन सा है, third कौन सा है, fourth कौन सा है, which is first, which is second, which is third, and so on. समझ में आई बात यहाँ पे? Yes, sir. अब मुझे बताओ इस एंड को क्या कहूं, इस एंड को क्या कहूं? Suppose this is my first amino acid and this is my nth amino acid. What should I call this end as? amino terminal, हाँ, और N terminal, and the other as C terminal, C terminal or carboxyl terminal. So I can say that in a straight chain structure, in a primary structure, the first amino acid is N terminal and last amino acid is your C terminal. C मतलब carboxyl terminal. Why it is called as carboxyl terminal? इसको carboxyl terminal क्यों कहा गया है? Because carboxyl group is at the end. Yes, at the end you will have free COH. और फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री रहेगा, उसका COH ग्रुप यूज होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में. CONH फॉर्मेशन में फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप यूटिलाइज हुआ, तो उसको C एंड फ्री होगा ही नहीं, N एंड विल बी फ्री, N ग्रुप अमीनो ग्रुप विल बी फ्री. सो फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज और हैज N टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड पे मुझे C टर्मिनल मिलेगा. This structure, primary structure, is a very simple basic structure, and this structure is most unstable structure. सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर ये है. मतलब एंजाइम से मैं इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स, प्रोटीएजेस और प्रोटीनेजेस, इन एंजाइम से मैं इनका डिग्रेडेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ. सो स्ट्रेट चेन प्रोटीन्स आर और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट अनस्टेबल. अब एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप बताओगे, यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स है विच स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर? peptide bond, दूसरे कोई टाइप का बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे. देयर आर ओनली peptide bonds here. Only peptide bonds are present. Remember this. This is the primary structure of a protein. इतना याद रखना आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो, मुझे कॉइलिंग भी मिल रहा है, शीट्स भी मिल रहे हैं. प्रोटीन विल बी आइदर ऑफ अ कॉइल और ऑफ अ शीट, और इट कैन बी कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इसका, दोनों का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. मैं ये इरेज करता हूं आपको दिखाने के लिए. इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है. कॉम्बिनेशन हुआ कॉइल्स का और शीट्स का एक पॉलीपेप्टाइड, दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन इज आइदर कॉइल्ड और फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. सो आई विल गेट कॉइल्स और फोल्ड्स. अब ध्यान से देखना, ये कॉइलिंग इस डायरेक्शन में है. मैंने 2 डायमेंशनल ड्रॉ किया है, इस डायरेक्शन में कॉइलिंग हो रहा है. ये कॉइलिंग हो रहा है इस डायरेक्शन में. ये है राइट हैंडेड कॉइलिंग, ये है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग. जो राइट हैंडेड कॉइल्स होते हैं उनको कहा जाता है अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड कॉइल्स. This is something important you must remember.
हेलिकल कॉइल्स विच आर राइट हैंडेड कॉइल्स। लेफ्ट हैंडेड कॉइल जो होता है उसको कहा जाता है बीटा हेलिक्स। लेकिन याद रखना बीटा हेलिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुझे बीटा हेलिक्स नहीं मिलता। ओनली अल्फा हेलिक्स इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बीटा हेलिक्स मुझे नहीं मिलेगा। सो राइट हैंडेड हेलिक्स मिलेगा मुझे। समझ में आई बात? यस सर। सर फिर बीटा हेलिक्स किस में होगा? बीटा हेलिक्स आपको नेचर में मिलेगा। अगर पॉलीपेप्टाइड वाटर में है तो वाटर में बीटा हेलिक्स बन सकता है, रॉक में है रॉक में, सॉइल में। लेकिन लिविंग सेल के अंदर आपको बीटा हेलिक्स कभी नहीं मिलेगा। सेल के अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स ही मिलेगा। सो नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स में अगर पॉलीपेप्टाइड बनता है नेचुरली, किसी एनर्जी से अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं, तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बन सकता है। बॉडी में सिर्फ अल्फा हेलिक्स मिलेगा। अब ये कॉइल्स है, देखो ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ। ये राइट हैंडेड कॉइल्स में कॉइल में फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। ये तो आई विल इंप्रूव दिस डायग्राम लिटिल बिट रादर देन यूजिंग मोर स्पेस। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंडेड कॉइल इस तरह से। व्हाट आई वांट टू शो मोर स्पेसिफिकली इज राइट हैंडेड कॉइल। सो मेरा राइट हैंडेड कॉइल है इस तरह से। लेकिन देखो ये कोई स्प्रिंग तो है नहीं कि इसी कंडीशन में रहे। ये बायोमोलिक्यूल है, ये फिर से स्ट्रेट चेन भी बन सकता है। लेकिन मैंने जैसे द fact that I have made it into helix, my body, my cell has made it into helix, it means that cell requires this in the form of helix। उसको helix के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ bonds बनते हैं, देखो there are some bonds formed here between the coils। कुछ bonds बनते हैं। अब ये बॉन्ड का पोजीशन भी बहुत स्पेसिफिक होता है। बॉन्ड, these are hydrogen bonds, they are formed between after every fourth peptide bond। लेकिन इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें मुझे दो टाइप के बॉन्ड्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे बताओ? बीटा हेलिक्स में टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आई गेट। सो व्हाट वी हैव इन लिविंग सेल्स इज a right-handed alpha helix, and this alpha helix is stabilized by dash bonds। कौन कौन से bonds होंगे यहाँ पे बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही है कंपलसरी, और सो दैट इज करेक्ट। पेप्टाइड बॉन्ड वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी था। प्लस अभी जो मैंने दिखाया, ये कौन से बॉन्ड्स दिखाए मैंने डॉट में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलके इसको स्टेबलाइज कर देंगे। दिस इज योर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। हमें सेल में सिर्फ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही मिलेगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन कहां पे मिलेगा मुझे? आई गेट इट इन केराटिन। केराटिन कहां पे मैंने लिखा था अभी? हेयर, नेल, नेल्स। हाँ, नेल्स, हेयर, स्किन्स। लेकिन हमें जो अल्फा हेलिक्स मिलता है वो केराटिन ऑफ हेयर में मिलता है, फीदर्स में मिलेगा, हेयर में मिलेगा, स्किन में मुझे शीट्स मिलेंगे, नेल्स में मुझे शीट्स मिलेंगे केराटिन के। हेयर कॉइल नहीं मिलेगा। हेयर तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसलिए कॉइल बना है, और मुझे जब स्किन कवर करना है तो बहुत सारा सरफेस एरिया कवर करना है, सो प्रोटीन शीट बना देता है वहां पे। ऑब्वियस है ना, इससे कितना एरिया कवर होगा? इतना ही। अगर मैं स्किन के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा दूं तो मेरा इतना ही एरिया कवर होगा। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं तो इतना एरिया कवर होता है।
So sheets are found in skin and nails. लेकिन coils मुझे मिलते हैं केराटिन हेयर में. Keratin is the best example. Then contractile protein in the muscle also has right-handed alpha helix. कौन सा होता है contractile protein in muscles? Cytoskeleton. बताओ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है मसल्स में? भूल गए? मायो हाँ बोलो. मायोसिन मायोसिन. करेक्ट. एक्टिन और मायोसिन होते हैं, उसमें से जो मायोसिन होता है, मायोसिन ऑफ मसल्स, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा है मायोसिन. So this myosin shows presence of alpha helix. ट्रोपोमायोसिन भी है लेकिन वो नहीं देखना हमें, यहाँ तक याद रखो मायोसिन. So keratin and myosin, these are examples of alpha helix. अब ये जो शीट्स होते हैं, this is an another form of secondary structure. इन शीट्स को कहा गया है बीटा प्लीटेड sheets. These sheets are termed as beta pleated sheets. ये हमें इसी तरह से मिलते हैं प्रोटीन्स में. The polypeptide chains are folded above one another. इनके layers बनेंगे like the folds of a drapery. There are plates or sheets of same polypeptide or different polypeptides which are held together. यहाँ पे भी the chains are held together with the help of these bonds. कौन से bonds है ये? हाइड्रोजन bond. Hydrogen bonds. So what I will get in beta plated sheets is plates of polypeptide chain, plates of polypeptide chain held together by hydrogen bonds. So I can also say for this point that this is also stabilized by hydrogen bonds and peptide bonds. Stabilized by peptide bonds and hydrogen bonds together. दोनों मिलके इसको stabilize करते हैं structure. And I will find such type of structure. Beta pleated structure मुझे मिलता है keratin of skin and nails. Then जो सिल्क प्रोटीन होता है ना, सिल्क का फाइबर जो होता है, सिल्क फाइबर, ये प्रोटीन का फाइबर बना है. सिल्क प्रोटीन, सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क के फैब्रिक होता है, वेरी कॉस्टली. सो ऐसे सिल्क फाइबर में जो प्रोटीन होता है उसको कहा जाता है फाइब्रोइन. फाइब्रोइन, this is nothing but silk protein. It is also a type of beta pleated sheet. फाइब्रोइन प्रोटीन. अब इनमें भी फर्क है. केराटिन में शीट्स पैरेलल होते हैं, फाइब्रोइन में एंटी पैरेलल होते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा हमें पीएचडी नहीं करनी बायोकेमिस्ट्री में. जस्ट रिमेंबर दिस मच. एग्जांपल्स क्या है और फर्क क्या है दोनों में, बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या फर्क है, एंड हाउ योर अल्फा हेलिक्स इज डिफरेंट. मुझे हमेशा मिलेगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स is not found inside the cells. It is absent. What I get is only alpha helix inside the cells. Remember this. समझ में आती है बात यहाँ तक? Anybody any doubt up to this point?
No, sir. ओके अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ स्लाइड. आई विल इरेज दिस एंड देन आई विल राइट द अदर 3 स्ट्रक्चर्स. मैं ये इरेज करता हूँ. अब आपको एक इसमें बनाना है ये एक कॉलम एक पर्टिकुलर चार्ट में. मैं ये एक साथ नहीं बना रहा क्योंकि बहुत वो दिखेगा नहीं अच्छे से इसलिए. इरेज दिस आल्सो. इसकी भी जरूरत नहीं, वो सब अर्लियर पेज पे है. Okay, so now let us discuss about the tertiary structure. अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे फोल्डिंग होता है. पॉलीपेप्टाइड जो है आपका अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होगा या बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में होगा. लेट इट बी एनीथिंग. इट फोल्ड्स अगेन एंड अगेन. So what we are describing here is only tertiary structure. Primary, secondary, earlier page पे मिलेगा आपको. So in a polypeptide, we can say that there is further coiling. I am sorry, further folding of polypeptide to form a hollow woolen ball-like structure. और इस स्ट्रक्चर से याद रखना ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है it gives a 3-dimensional structure of a protein. It gives 3-dimensional structure of a protein. और ये हैफाजार्ड नहीं होता, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है. 3-dimensional structure मतलब मुझे मिलेगा एक स्पेसिफिक शेप. मेरे प्रोटीन को, मेरे पॉलीपेप्टाइड को एक स्पेसिफिक शेप मिलेगा ड्यू टू दिस टिपिकल फोल्डिंग इन अ प्रॉपर मैनर. ये फोल्डिंग हैफाजार्ड नहीं होता. द फोल्डिंग इज वेरी स्पेसिफिक. बहुत ही अच्छी तरह से ये फोल्डिंग होता है, स्पेसिफिक फोल्डिंग होता है. जब तक ये फोल्डिंग अच्छे से नहीं होता और जब तक एक प्रॉपर शेप ऑफ अ प्रोटीन अचीव नहीं होता तब तक ये प्रोटीन काम नहीं करेगा. उसको जो भी काम करना है, एंजाइम हो, ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन हो लाइक योर हीमोग्लोबिन, कोई भी फंक्शन हो इसका, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन हो लाइक लेक्टिन, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये अच्छे से फोल्ड ना हो जाए और उसका एक स्पेसिफिक शेप ना बने. So this tertiary structure gives a typical 3-dimensional structure of a protein with a proper, specific, precise shape. And this particular tertiary structure is absolutely essential. It is absolutely essential for biological activity of protein. जो भी फंक्शन करना है प्रोटीन ने वो तभी होगा जब प्रोटीन अच्छे से फोल्डेड है. अब एक काम करो, आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलो. ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेक्शन नंबर देखो 9.7. क्या टाइटल है बताओ 9.7 सेक्शन का? Structure of proteins. Structure of protein. Yes. Asmita, can you find primary, secondary, tertiary structure written there? Quaternary structure वगैरह लिखा दिखता है यहाँ पे कुछ? अस्मिता?
कैन यू सी दिस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल्ड किया हुआ 9.7 सेक्शन में दिख रहा है आपको? अस्मिता कहाँ है? अस्मिता रामदावे। Asmita, can you hear me? She is not answering. Fine. अथर्व, यस सर। लिखा है क्या वहां पे? हाँ सर। देवांग, लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? Yes, sir. तो वहां पे टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो क्या लिखा है। लास्ट सेंटेंस इन टर्शियरी स्ट्रक्चर के पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस क्या दिया है? टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फंक्शंस ऑफ अ प्रोटीन, दिया है क्या? For many biological activities of protein. यस, दैट इज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपका प्रोटीन फोल्ड नहीं होता वो फंक्शन नहीं करेगा। मैंने जो कुछ भी बताया है आपको, ये स्ट्रक्चर सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, डायग्राम के साथ दिया है। देखो 3D डायग्राम्स भी दिए न्यू एडिशन में एनसीईआरटी के, और उन्होंने फिगर 9.3 दिखाया है किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हाइपोथेटिकल प्रोटीन का। एन एंड सी एंड्स दिखाया है, शायद एक आपको ये भी दिखाया है सम एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड दिखाया है, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड दिखाया है, सिस्टाइन दिखाया है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सेरीन दिखाया है क्या? डायग्राम 3.1 फिगर 9.3 सॉरी, प्राइमरी Yes, sir. स्ट्रक्चर दिखाया है क्या? यस सर। हाँ। So remember this tertiary structure is necessary for proper activity of a protein. तो ये स्टेबलाइज कैसे होगा? अब मुझे बताओ टर्शियरी स्ट्रक्चर में मुझे कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे? मैं थोड़ा रिजॉल्व करके बनाता हूँ, यही स्ट्रक्चर में थोड़ा रिजॉल्व कर रहा हूँ, सेम स्ट्रक्चर। अब मैं कॉइल्स नहीं बनाता टू मेक इट मोर इजियर टू सी। ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ये कॉइल ही है, याद रखना, अल्फा कॉइल है या बीटा प्लेटेड शीट्स है। ये इस तरह से समझो फोल्ड हो गए उस अपने आप के ऊपर, और स्ट्रक्चर बनाए कुछ इस तरह से। लेट अस से इन दिस मैनर, 3 डायमेंशनल फोल्डेड विद अ प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे? पहला एक टाइप तो होने ही वाला है, कौन सा है? Peptide bond. Hydrogen bond. हाँ, Oh, पेप्टाइड peptide सबसे bond. पहले आएंगे मेरे पेप्टाइड बॉन्ड्स, फिर मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड आल्सो बी देयर। अब यहाँ पे मुझे अमीनो एसिड्स में कुछ इंटरैक्शन मिलती है, लाइक आई फाइंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आल्सो हियर, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। उनको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। नॉन आयनिक बॉन्ड्स आर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। सो कुछ अमीनो एसिड्स है जो हाइड्रोफोबिक बन जाते हैं बाइंड करने के बाद अमीनो एसिड के चेन में। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी मिलेंगे मुझे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मिलेंगे। जब अमीनो एसिड आयोनाइज होता है, अगर साइड चेन्स है आर में, अगर साइड चेन्स है तो साइड चेन्स आयोनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनेगा। तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक अमीनो एसिड है जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक यहाँ पे अमीनो एसिड है जो निगेटिवली चार्ज हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. पॉजिटिव, हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? इसका NH2 ग्रुप भी यूटिलाइज्ड है, COH ग्रुप भी यूटिलाइज्ड है। सो पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ से? दूसरा NH2 ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड होना चाहिए ये, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड होना चाहिए, डाइकार्बोक्सिलिक मोनोअमाइनो,
तो निगेटिव चार्ज आएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज टर्म्ड एज आयोनिक बॉन्ड, इनको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड्स। तो आयोनिक बॉन्ड्स भी बनेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग है आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसके बाद मुझे स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस तरह से। आप बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं? सल्फर बॉन्ड। सो कुछ अमाइनो एसिड्स मेरे ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर भी होता है, और ये जो सल्फर है, दिस सल्फर फॉर्म्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड। कितने सल्फर है यहाँ पे? एक बॉन्ड फॉर्म करने में कितने सल्फर्स का यूटिलाइजेशन हुआ है? 1 2 3 4 2 एंड दे आर फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ ब्रिज बिटवीन टू फोल्ड्स। ये एक कॉइल है, ये एक फोल्ड है, ये दूसरा फोल्ड है, इसके बीच में एक ब्रिज बन गया। अगर मैं इनको रखता हूं इस तरह से, तो ये एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे, दूर भी नहीं जाएंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ में रहेंगे। आपने हाई टेंशन वायर देखा है क्या कभी? हाई टेंशन वायर देखा है? रोड साइड में होता है, हाईवे साइड में, या नहीं देखा कभी? नहीं देखा। Okay, let me find out whether we can get anything here. Just a minute. हाँ, ये है हाई टेंशन वायर, लेकिन मुझे जो दिखाना है वो है या नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको परफेक्ट कंसेप्ट बताता हूँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का क्या है, ब्रिज का फंक्शन क्या है। कहाँ पे देखा था मैंने? यहीं पे कहीं देखा था। एक मिनट रुको। हाँ, ये फोटोग्राफ देखो। Can you see this photograph? Yes, sir. यस सर। अब देखो, एक ग्रुप है वायर्स का, 4 वायर जा रहे हैं एक ग्रुप से। कैन यू सी समथिंग लाइक अ क्रॉस इन बिटवीन? इसके बीच में क्रॉस लाइक कुछ लगाया है। ये क्यों लगाया है? ताकि ये वायर्स एक दूसरे के पास आके शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए इनको हाँ एक स्पेसर टाइप लगाया जो इनके बीच में एक स्पेस मेंटेन करेगा। सो ये स्पेसर लगाया हुआ है बीच में। सो ये क्या करता है? उन वायर्स को अपनी अपनी जगह पे मेंटेन करता है, हिलने नहीं देगा उनको उनकी जगह से। इसका फंक्शन भी यही है। ये देखो, जो स्प्रिंग लाइक दिख रहा है आपको, पिलर से निकला है, इलेक्ट्रिक पोल से निकला है, स्प्रिंग लाइक है, तो इसका फंक्शन कि ये गिरने नहीं देगा, वायर को उसी हाइट पे बनाए रखेगा, ऊपर नहीं नीचे नहीं। ऊपर से दूसरा वायर जाएगा, नीचे से तीसरा वायर जाएगा, बीच वाला वायर वहीं पे रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। ये सेपरेटर है। उसी तरह से मेरे प्रोटीन्स में जब मुझे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हैं, ये जो बॉन्ड्स बने हैं, these bonds help in stabilizing the structure of this protein. अगर मैंने ये सारे 3 डायमेंशन, ये सारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस अगर निकाल दिए, तो मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा एक स्ट्रेट चेन में। क्या बनेगा उस स्ट्रक्चर को? मैं क्या कहूंगा? स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। Primary structure. So if I dissolve all tertiary structure, dissolve all disulfide bridges, what I will get is a primary structure.
So these disulfide bridges are one of the important bonds. इनको कहा जाता है disulfide bonds और disulfide bridges, कुछ भी कहो, doesn't make any difference. Disulfide bridges कहो या disulfide bonds कहो, इसको sulfur bonds भी कहते हैं लोग. Remember? हाँ बोलो. सर टेक्स्ट बुक में उसे डाइसल्टाइड लिखा है. नहीं वो स्पेलिंग मिस्टेक है. फिर डाइसल्टाइड, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. सल्फाइड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स करेक्ट कर लेना वो टेक्स्ट बुक में. यस सर. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है ये. दीज बॉन्ड्स आर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट. सबसे स्ट्रॉन्ग है पेप्टाइड बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स में. सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे डाइसल्फाइड ब्रिजेस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. दिस इज माय टर्शियरी स्ट्रक्चर. Best example of this tertiary structure is myoglobin. कहाँ पे मिलता है मायोग्लोबिन? मसल्स में. That is myoglobin. Best example. ये इस तरह से मिलेगा. And last level of structure is quaternary structure. This is the most stable structure. सबसे stable structure ये है मेरा. Most stable है quaternary structure. मेरा एक रिसर्च पेपर है जहां पे हमने लिपिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और एक ह्यूमन में एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कवर किया, उसको फोल्ड करके दिखाया ये फोल्ड कैसे होगा और कहाँ पे क्या बाइंड होगा और किस तरह से स्ट्रक्चर होगा. वहां पे भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस दिख सकते हैं आपको. मैं उसका इमेज भेजूंगा आपको ग्रुप पे. सो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. देखो ये हर एक पेप्टाइड जो है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड ये इंडिविजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर में है. ऑल दीज आर हेल्ड टुगेदर. So many more than one polypeptide chains come together to form a multi-unit protein. This is the most stable structure. और quaternary structure में मुझे मिलता है more than one polypeptide. More than one polypeptide, they are involved in formation of large multi-unit protein. मतलब एक ही प्रोटीन में मुझे बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं. यहाँ पे मल्टी यूनिट प्रोटीन बनता है ये. This is a large multi-unit protein which is formed here. Many polypeptides come together and they are kept together. ऐसे प्रोटीन्स को मैं कहता हूं ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स. हमने मोनोमेरिक प्रोटीन्स किसको कहा था? प्राइमरी. हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने कहा था मोनोमेरिक प्रोटीन्स. सिर्फ अमाइनो एसिड्स आर देयर. यहाँ पे ओलिगोमेरिक है, मतलब मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर they come together to form a large multi-unit protein. They are called as oligomeric proteins. अब quaternary structure भी एक शेप देता है particular like your tertiary structure. But remember this quaternary structure is most stable structure. Example, इसका best example है आपका hemoglobin, oxygen carrying protein. Hemoglobin is made up of 4 units. 4 subunits होते हैं इसके. There are 2 alpha subunits
and 2 बीटा सब यूनिट्स। ये यूनिट्स के नाम है, इनका अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट से कुछ लेना देना नहीं है। अल्फा हीमोग्लोबिन, बीटा हीमोग्लोबिन कहा जाता है उनको। सो 2 अल्फा 2 बीटा मिलके एक मेरा हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन ए टाइप। So I can say this is 1 alpha, this is another alpha, this is 1 beta subunit, this is 1 beta subunit. Then this hemoglobin is hemoglobin A. बहुत सारे अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन है, A, B, C, D। ये हीमोग्लोबिन A जो 2 अल्फा 2 बीटा से बनता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स भी है। समझ में आई बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये हीमोग्लोबिन है तो मेरा आयरन जो होगा ना इस हीमोग्लोबिन में, वो यहाँ पे लोकेटेड होगा इन द सेंटर। आपका ऑर्गेनिक आयरन, हीम आयरन विल बी लोकेटेड हियर इन द सेंटर। मैंने बनाया Fe यहाँ पे, बट दैट विल बी ऑर्गेनिक आयरन, हीम आयरन, इट विल बी लोकेटेड हियर। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, structures of protein, primary, secondary, tertiary, quaternary. अब next lecture में what we'll do is we'll look at the structure of collagen जो NCERT में दिया है। briefly 1-2-3 points देखने हैं सिर्फ उसके डिटेल में नहीं जाना। and lastly functions of proteins जो आपके HSC में दिए हैं। and then we'll look at one test of protein, 1 or 2 tests of proteins देखेंगे। and then we'll go to nucleic acids. So we'll stop here today. रिवाइज कर लेना ये पार्ट जो भी किया है हमने। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बताओ पहले इसमें